हेलो एवरीवन। तो इकोनॉमी हम कंप्लीट कर रहे हैं और जो वीडियो हम देखेंगे इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया। ठीक है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। क्या है ये? जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी मानदंडों को में संशोधन करते हुए बैंकों एवं अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं को वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया, वीडियो बेस्ड कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, जिसको कहते हैं VCIP, करने का जो है उपयोग करने की अनुमति दी है कि वो वीडियो आधारित जो है अपना आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो पॉइंट्स है वो क्या है? तो इसमें देखिए कि अब दूर बैठे हुए व्यक्ति जो दूर बैठे हुए हैं, अभी फिजिकली नहीं प्रेजेंट है, तो वो व्यक्ति जो है केवाईसी उनकी हो सकेगी और जल्द से जल्द उनकी सेवाएं जो है उनको प्रदान की जा सकेंगे। ठीक है, जो VCIP है, ठीक है, उसकी सहमति जो है उल्लेखनीय है कि VCIP सहमति आधारित होगा। ठीक है ना, इसमें जो है सहमति लेना जरूरी है और किसकी? ये जो डिजिटल तकनीक में बैंकों और दूसरी रेगुलेटिंग संस्थाओं के लिए RBI के केवाईसी नियमों का पालन करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना, कि ये जो RBI है उन्होंने केवाईसी जो है कुछ नियम लगाए हैं और उसको जो है उसको पालन करना बहुत ही इजी हो जाएगा बैंकों के लिए और जो ऐसी संस्थाएं हैं जो ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, अब देखिए विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि VCIP द्वारा वीडियो की रिकॉर्डिंग तिथि और समय के साथ सुरक्षित तरीके से जो है संग्रहित की जाए। उसका तिथि भी हो, उसका समय भी हो, तब रिकॉर्डिंग का पता हो कि हाँ ठीक है, ये अपनी आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, ये केवाईसी नॉर्म को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर के अनुसार रेगुलेटिंग संस्थानों को केवाईसी प्रोसेस के दौरान जो ग्राहक द्वारा दिखाए गए पैन कार्ड का साफ तस्वीर जो है लेना पड़ेगा। ठीक है, ग्राहक जो है ई-पैन उपलब्ध कराने की स्थिति में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर जो है वो ई-पैन उपलब्ध कराते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि पैन कार्ड की साफ तस्वीर इस तरीके से अगर वो ई-पैन उपलब्ध करा देते हैं। पैन का विवरण इसे जारी करने वाले प्राधिकरण के डेटाबेस से सत्यापित किया जाना चाहिए। तो केवाईसी एक बार देख लेते हैं है क्या। देखिए, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानना, ये केवाईसी है। जब बैंक या कोई वित्तीय कंपनी अपने ग्राहक या अपनी पहचान करता है तो इस केवाईसी की प्रक्रिया में बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है तो आपको क्या करना पड़ता है? ये दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जो है जो आप बैंक को देते हैं उसको कहते हैं केवाईसी। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो वित्तीय स्थिति में सुधार। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार। तो इम्प्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती क्या हैं? हाँ, स्क्रॉल कर लेती हूँ मैं एक बार। हाँ ठीक है, तो देखिए क्या है कि अभी हाल में ही जो RBI है ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और सूक्ष्म वित्त संस्थानों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI, ठीक है, क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस MFIs की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु बहुत सारी जो है उपायों की घोषणा की है। किसने किया है? RBI ने किया है। क्या किया है? NBFCs और जो है आपके MFIs को उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने की घोषणा की है। क्या है बिंदु? तो देखिए, RBI जो है लक्षित दीर्घकालिक रेपो पर संचालन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और जो माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज है MFIs हैं, उनको नकदी जो है उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। ठीक है, तो इसमें जो है नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हाँ ओके, तो देखिए क्या है कि RBI से जितनी राशि उधार लेंगे उसमें से कम 50% जो राशि होगी उसे मध्यम आकार के NBFC और MFI को देनी होगी। ठीक है ना, तो जो बैंक है वो RBI से जितनी राशि उधार लेंगे उसमें से 50% जो है उसको NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देने होंगे। ठीक है, ये जो है नियम है। जो 10% राशि है वो MFI की प्रतिभूतियों या योजनाओं में निवेश करना होगा और 15% राशि को 500 करोड़ रुपए या उससे कम परिसंपत्ति वाली NBFC में जो है निवेश करना होगा। ठीक है, ये किसके लिए है? बैंकों के लिए है।
अब जो नेक्स्ट है देखते हैं, 25% जो राशि है उसको 500 से 5000 करोड़ जो आपकी परिसंपत्ति वाली जो एनबीएफसीज है उसमें निवेश करना होगा। तो 3 है। 10 जो है हमारी एमएफआईज को 15% राशि को 500 करोड़ वाली जो एनबीएफसीज है उनमें इन्वेस्ट करना है, और 25% को 500 से 5000 करोड़ वाली एनबीएफसीज में इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है आरबीआई के अनुसार जो टीएलटीआरओ 2.0 के तहत जो बैंक जो पैसा उधार लेते हैं उसे एनबीएफसीज के जो आपके ग्रैंड बॉन्ड होते हैं या कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं जिसको वाणिज्यिक पत्र बोलते हैं, और गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उसमें निवेश करना होगा। ठीक है। आरबीआई ने देश के 3 बड़े वित्तीय संस्थान कौन कौन से, राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, नाबार्ड नेशनल बैंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, इसके लिए 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संसाधन जुटाने की व्यवस्था की है। अब देखिए क्या होगा कि इसमें 25,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो नाबार्ड को उपलब्ध कराई जाएगी, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व ग्रामीण क्षेत्रों में फंड उपलब्ध कराने वाले दूसरी वित्तीय बैंकों से ज्यादा कर्ज देगा। ठीक है। 15,000 करोड़ की राशि सिडबी को दी जाएगी, जो मझोले या छोटे जो उद्यमी हैं उनको जो है उसको जो है क्या करेगा, वितरित कर देगा। ठीक है। 10,000 करोड़ रुपए की जो राशि है एनएचबी है की राशि एनएचबी को दी जाएगी, नेशनल हाउसिंग जो है आपका बैंक को दी जाएगी, जो आवासीय क्षेत्रों में कर्ज देगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा किसको कितना जो है आवंटन किया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020। तो क्या है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? देखिए जनवरी 2020 में विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट, देखते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, WEF भी बोलते हैं, वो 24 जनवरी तक दावोस स्विट्जरलैंड में वार्षिक बैठक के आयोजन से पहले जारी की गई। ठीक है। तो उनके वार्षिक बैठक के आयोजन से पहले ये जारी कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार क्या है देखते हैं। देखिए अगले दशक में पर्यावरण से संबंधित संभावित शीर्ष 5 जोखिम हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट को लेके 5 जो है जोखिम है। कौन कौन से हैं? देखिए पहला तो है क्या, बाढ़ और तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाएं आ सकती हैं। ठीक है। जलवायु परिवर्तन और रोकने और जो है उसके अनुकूलन में विफलता, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूचुंबकीय तूफान जैसी जो है और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आ सकती हैं। जो प्रमुख जैव विविधता जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है और पारिस्थितिक तंत्र का पतन हो सकता है। मानव निर्मित पर्यावरणीय क्षति और आपदाएं, जो ह्यूमन इंड्यूस जो आपका डिजास्टर है वो भी आ सकता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है, उसको क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में वैश्विक जोखिमों की संभावना और प्रभाव के बारे में 750 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञों और निर्णयकर्ताओं की धारणा पर आधारित है। ठीक है। रिपोर्ट में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान युवा पीढ़ी, जिसमें 1980 के बाद जन्म लेने वाले लोग शामिल हैं, ये अल्प और दीर्घ समय के संदर्भ में पर्यावरणीय जोखिमों से अधिक महत्व दिया है। ठीक है ना। लगभग 90% युवा हैं, उनका मानना है कि अत्यधिक उष्मीय तरंगें जो आपकी जो है हीट वेव्स हैं, पारिस्थितिक तंत्रों का विनाश और प्रदूषण से प्रभावित स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं अगली पीढ़ियों के लिए वर्ष 2020 में लगभग 70% और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो और जो है 70% इंक्रीज हो जाएंगी 2020 तक। अब जो युवा है उनका यह भी मानना है कि वर्ष 2030 तक पर्यावरणीय जोखिमों के प्रभाव अधिक विनाशकारी होंगे। 2030 तक जो पर्यावरण के जोखिम होंगे वो और भी ज्यादा विनाशकारी होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में भविष्य में महामारी के खतरे को दूर करने के लिए गैर संचारी रोगों और टीकों एवं दवा की प्रतिरोधक क्षमता पर अनुसंधान की कमी के कारण बढ़ती आर्थिक और सामाजिक लागतों, इकोनॉमिक और जो है आपके सोशल कॉस्ट के बारे में चेतावनी दी है। ठीक है। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में आर्थिक टकराव और राजनीतिक ध्रुवीकरण महत्वपूर्ण अल्पकालिक जोखिम है। आर्थिक टकराव मतलब क्या है? एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, जैसे अभी ट्रेड वॉर चल रहा था अमेरिका और चाइना का, ऐसे ही ध्रुवीकरण भी महत्वपूर्ण जो है अल्पकालिक
जोखिम का कारण है। ध्रुवीकरण मतलब पोलराइजेशन हो जाए कि जो है एक जो कुछ पोल्स बन जाते हैं और उन्हीं के अराउंड सारी कंट्रीज जो है रहती हैं। ठीक है, ये जो है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय वर्ष और लेखांकन वर्ष में एकरूपता। ठीक है, तो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है ऑफ इंडिया ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने पर विचार कर रही है। तो पहले जो उनका लेखांकन वर्ष था वो जुलाई और जून था, अब उसको चेंज करके मार्च अप्रैल करने का विचार किया जा रहा है। इस परिवर्तन का उद्देश्य है कि वित्तीय व्यवस्था का जो है प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। ठीक है ना, जो फाइनेंशियल जो व्यवस्था है उसका प्रभावी रूप से प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, आरबीआई द्वारा लेखांकन वर्ष में परिवर्तन के कारण एक्सक्यूज मी, तो देखिए आरबीआई ने जो लेखांकन वर्ष है उसमें परिवर्तन क्यों किए, इसका क्या रीजन है देखते हैं। तो देखिए आरबीआई के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को ईसीएफ भी कहते हैं, उस पर बनी बिमल जालान समिति ने आरबीआई के वार्षिक खातों की अधिक पारदर्शी प्रस्तुति और वित्तीय वर्ष 2020-21 के इसके लेखांकन वर्ष को जून जुलाई के स्थान पर जो है अप्रैल मार्च करने का जो है क्या दिया है, उसको उनको एडवाइस दिया है। तो ये जो है एक विमल जालान समिति है किस पे, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क पे, तो उन्होंने जो है ऐसा क्या किया है, प्रस्ताव रखा है। ठीक है, जो समिति है विलन जालान समिति उसके अनुसार आरबीआई जो है बजटीय उद्देश्यों हेतु वित्त वर्ष के लिए सरकार को अनुमानित अधिशेष के हस्ताक्षर एस्टिमेट सरप्लस ट्रांसफर का बेहतर अनुमान करने में सक्षम होगा। अब अगर जो है जून जुलाई की जगह मार्च अप्रैल हो जाएगा तो जो आरबीआई है वो क्या हो जाएगा कि बजटीय जो उद्देश्य है उसके लिए वित्त वर्ष के लिए सरकार को अनुमानित अधिशेष जो है उनको सरप्लस ट्रांसफर करना है गवर्नमेंट को, उसको ये पहले आइडिया लग जाएगा, तो वो बेहतर स्थिति में होगा कि सरकार को कितनी जो है बजट की जरूरत है। ठीक है, लेखांकन वर्ष को सरकार के वित्तीय वर्ष से संरेखित करने से सरकारी नीतियों एवं आरबीआई की मौद्रिक जो नीति है उसमें समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। बिल्कुल सही है, तथा देश की आर्थिक स्थितियों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। तो ये जो है रिपोर्ट थी। देखिए आरबीआई के लेखांकन का महत्व क्या है देख लेते हैं। तो देखिए आरबीआई की बैलेंस शीट देश की अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो बड़े पैमाने पर इसकी मुद्रा संबंधी मुद्दे के साथ साथ मौद्रिक नीति और आरक्षित प्रबंधन उद्देश्य के अनुसरण में की गई गतिविधियों को दर्शाती है। तो बहुत क्लिष्ट में लिखा हुआ, एक बार समझते हैं इसको आसानी से। क्या है, जो आरबीआई की बैलेंस शीट है वो देश की अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति में महत्वपूर्ण है। भाई जैसी उसकी जो है बैलेंस शीट होगी उसी के अकॉर्डिंग समझ में आएगा कि देश जो है उसकी आर्थिक स्थिति है वो क्या होने वाली है। ठीक है ना, बड़े पैमाने पर इसके द्वारा मुद्रा संबंधी जो कौन से कार्य किए जाते हैं, तो मुद्रा संबंधी जो कार्य हैं, ठीक है, साथ साथ में जो मौद्रिक नीति है, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी देखती है, आरक्षित प्रबंधन को जो है क्या प्रबंधन कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आरबीआई देखती है। आरबीआई अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बैंक जो है केंद्र सरकार के खाते के लिए धनराशि स्वीकार करने तथा क्रेडिट करने के लिए राशि का भुगतान और विनियमन के अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के साथ साथ प्रेषण एवं अन्य बैंकिंग कार्यों का प्रबंधन करती है। तो उसके पास प्रबंधन करने के लिए एक काम नहीं होता। पहली बात तो क्या है कि जो केंद्रीय हमारी सरकार है उसके खाते में धनराशि जो है क्रेडिट करना, ठीक है, उसका भुगतान करना, उसका विनियमन करना और साथ में जो सार्वजनिक ऋण है उसके बारे में प्रबंधन करना, ठीक है, और भी जो बैंकिंग कार्यों के लिए उसके लिए प्रबंधन करना, ये सारी चीजें आरबीआई को मैनेज करना होता है। ठीक है, आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के साथ साथ बैंकों का भी बैंक है। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है, ये तो हमें जानते हैं कि जो है आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, सभी लोग कहते हैं ना बैंक ऑफ द बैंक, ठीक है, लेकिन आरबीआई जो है केंद्र और जो राज्य सरकार है उनका भी बैंकर है। भाई पैसे तो यहीं से मिलते हैं आरबीआई से, तो ये सभी कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इन दायित्वों का जो निर्वहन करने के लिए आरबीआई का लेखांकन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो लेखांकन वर्ष में परिवर्तन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है,
तो देखिए आरबीआई द्वारा भुगतान किए जाने वाले अंतरिम लाभांश की आवश्यकता को कम किया जा सकता है इससे, ठीक है ना। अगर बदलाव कर देंगे तो आरबीआई जो भुगतान कर रही है उसके जो अंतरिम लाभांश है उसकी आवश्यकता को कम किया जा सकता है और इस तरह भुगतान असाधारण परिस्थितियों तक सीमित हो सकते हैं, ठीक है। पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई ने अंतरिम लाभांश के रूप में 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसे आरबीआई द्वारा प्रकाशित मौद्रिक नीति अनुमानों की रिपोर्टों में अधिक सामंजस्य बनाया जा सकेगा, ठीक है। और आरबीआई इनके लिए वित्तीय वर्ष को ही आधार बनाती है, जितने भी जो है ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको जो है वित्तीय वर्ष को आधार बनाती है। तो एक बार पृष्ठभूमि क्या है देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 में सर ऑसबॉर्न स्मिथ, क्या है, ऑसबॉर्न स्मिथ को आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे उनकी अध्यक्षता में आरबीआई का परिचालन शुरू हुआ था और इसका जो है लेखांकन वर्ष जनवरी-दिसंबर था, किंतु 11 मार्च 1940 को बैंक ने अपना लेखांकन वर्ष बदलकर जुलाई-जून कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या था, लेखांकन वर्ष जो है इसका जो लेखांकन वर्ष था वो जनवरी से दिसंबर था, लेकिन बाद में जुलाई-जून कर दिया गया। अब लगभग 8 दशकों मतलब 80 साल बाद जो है आरबीआई एक और बदलाव कर रहा है, ठीक है। और अगला जो है लेखा वर्ष है वो 2020 से 21 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का होगा, ठीक है। तो ये जो है जो हमारा होगा वो 9 महीने की अवधि का होगा और उसके बाद भी सभी लेखांकन वर्ष सरकार की वित्तीय वर्ष की भांति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया। अब किस बार का होगा, 9 महीने का होगा, 9 उसके बाद जो है 1 अप्रैल से 21 मार्च तक का जो होता है वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा था। और नेक्स्ट में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।